जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता चली चुका है कि हमारा जो क्लास 12th मैथमेटिक्स है तो उसका सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू कर दिया है। और टर्म 1 का भी जैसे हमने पेपर देखा था उसी प्रकार से टर्म 2 का भी मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू कर दिए गए हैं। तो यानी आप ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस पैटर्न में आप लोगों को पेपर अब देखने को मिलेगा और जो क्वेश्चंस होंगे उनके जो मार्क्स होंगे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 के लिए सीबीएसई ने जो इशू किया है वो पूरा पेपर बच्चों मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर ये डाउनलोड नहीं किया है, आप बेटा सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट में जा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपके जितने भी पेपर हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबके सैंपल क्वेश्चन पेपर बेटा आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर बच्चे, मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर ये आ चुका है। ये हमारा क्लास 12 देख सकते हैं, सब्जेक्ट कोड हमारा 01, ये आपकी कोर मैथमेटिक्स है और टर्म 2 का पेपर है बच्चे। सो देखो यहाँ पर बोला गया है कि सेक्शन ए में हमारे पास 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हमारा जो सेक्शन बी है यहाँ पे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे हर क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। और ऐसी सेक्शन सी की बात की जाए तो यहाँ पे 4 बड़े क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन के आपको यहाँ पे 4 नंबर देखने को मिलेंगे। तो 4 × 4 16 नंबर यहाँ हो गए, 4 × 3 12 नंबर यहाँ होंगे, तो 16 12 28 और 6 दूनी 12 और 40, यानी 40 नंबर बेटा आप लोगों को टोटल स्कोर करना है और 40 नंबर का पेपर बेटा हमारे पास इधर ये आने वाला है। ओके, सो देखिए ये जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में देखो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ऑप्शन हमको दिया गया है कि हम ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नीचे वाला भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे करना है। तो मैं इन क्वेश्चन की बेटा इधर शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं जल्दी से आप लोगों को एक पूरा पेपर सॉल्व करवाना चाहूंगा और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में ढंग से बेटा मैं इधर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहां पर हमसे बोला गया है बेटा कि इंटीग्रेट करो log x और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सेम एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा भाई। इंटीग्रेशन भाई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एनसीईआरटी से बाहर काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन में भाई आप लोग सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होने वाली है। मैं सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी बेटा एक बार पहले पूरा कंप्लीट खत्म कर लो और फिर जल्दी से आरडी वगैरह या फिर सीबीएसई का सपोर्ट मटेरियल होगा या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक अगर आपके पास है तो आप उसको भी सॉल्व कर लो। मैंने बच्चे ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसकी एक पूरी पीडीएफ फाइल है जिसमें सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज वाइज 7.1 7.2 7.3 उनके जो क्वेश्चंस हैं उसकी पीडीएफ फाइल मैंने बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास आया है log x के अपॉन में 1 प्लस log x पूरे का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैं इधर log x को लेट कर लूंगा t, log x को t लेट कर लेता हूं। और बच्चे log x को अगर मैंने t लेट किया है तो यहां से x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी e की पावर t। इसको एक नियम के तौर पर याद रखिए कि अगर कभी हमारे पास log हो, यहाँ बेस में a हो सकता है, इधर b हो सकता है और इधर c हो सकता है। तो जब इस log को यहाँ से हटाते हैं तो इधर b रह जाता है और राइट साइड में जो नंबर होता है वो इस a की पावर में चले जाता है भाई, ये इस a की पावर में चले जाता है। जैसे आपको मालूम है कि अगर मैं लिखूं यहाँ बेस में लिखूं 2, इधर लिखूं 8 तो आंसर इसका होता है 3, राइट। 2 की पावर में क्या रखे कि आंसर 8 आए तो आप बोलेंगे 3। मैं बोलूं कि log को हटाना है तो आप बोलेंगे यहाँ तो 8 रह जाएगा और राइट साइड में जो 3 है वो इस 2 की पावर में चले जाएगा। तो बेटा वही चीज हमने यहां पर करी है, इस log के बेस में कुछ नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि log के बेस में e होगा, e तो x यहां पर रह जाएगा और वो जो e है उस e की पावर में वो t आ जाएगा। सो x इक्वल टू हमारे पास आ चुका है et और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बेटा, x का डेरिवेटिव 1, et का डेरिवेटिव et फिर dt बाय dx। ठीक है बच्चे, सो अब देखिए अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जब कर रहा हूं तो log x की जगह पर आ जाएगा t, 1 प्लस log x की जगह पर यहां पे रहेगा t और आगे जो dx है, dx की वैल्यू क्या है et dt। और अब जो है बेटा, अब जो है ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन चुका है। अब
बच्चों अब जो है ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन चुका है। आप बोलेंगे सर एनसीईआरटी का कैसे बन चुका है? ये आपकी 7.6 में कॉन्सेप्ट है बेटा, 7.6 का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे टी लिखा हुआ है, आपके एनसीईआरटी में एक्स है, बस यही डिफरेंस है बेटा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमारे पास ई टी है डिनोमिनेटर में बेटा, यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर भी है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और हमारे पास ई टी है, न्यूमरेटर में टी है, तो मैं यहाँ पे 1 को प्लस कर लूंगा और 1 बेटा मैं यहाँ से माइनस कर लूंगा। 1 मैंने प्लस भी किया, 1 मैंने माइनस भी किया। आपकी एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है बेटा ई टी, और अब देखिए अब क्या होगा, टी प्लस 1 के अपॉन में टी प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई टी प्लस 1। ऐसे उस 1 के अपॉन में भी टी प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। और बच्चों इतना जब हम कर लेते हैं तो आप लोगों ने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी कि ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, कभी अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है एफ एक्स हो और एफ डैश एक्स भी हो, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में के। तो देखिए बेटा यहाँ पे 1 बाई टी प्लस 1 का डेरिवेटिव हो रहा माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो बच्चे हम यहाँ पे सीधा आंसर लिख देंगे ई की पावर टी ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में के, और दोबारा एक्स के टर्म्स पे लाना है, ई की पावर में टी उसकी जगह पे लिखूंगा एक्स, टी की जगह पर लिखूंगा बेटा मैं log x प्लस में 1 और प्लस में k। सो ये बेटा हमारा ये जो पहला वाला इसका ऑप्शन आपको दिया गया है उसका आंसर बेटा हम लोगों ने ये निकाल दिया है। अब बात करें ऐसी इसके सेकंड पार्ट की बेटा, हम यहां पर अगर बात करें सेकंड पार्ट की बच्चे, अगर हम इधर बात करें तो ये हमारा देखिए ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले आता हूं, और देखो क्वेश्चन आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन क्लियरली बेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही है, आपको तो पेपर में कोई एक ही क्वेश्चन करना है ना। तो देखिए न्यूमरेटर में sin 2x है, वो जो sin 2x है उसको हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर चल रहा है बेटा 9 माइनस में कॉस की पावर जो 4 है, दिस इज कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात ठीक है बच्चों, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो है मैं यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर एक्स को लेट कर लूंगा t, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कितना 2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूशन आपको वहां करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को हमने t ले लिया बेटा, 2 sin x cos x dx, 2 sin x cos x dx, यहाँ माइनस में आ जाएगा dt। और बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 7.4 का फॉर्मूला लग रहा है, 1 अपॉन में है रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस में k। 7.4 में 6 फॉर्मूले हैं बेटा, उनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, तो उनमें से ये एक ये है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम t की भी वैल्यू पुट कर लेंगे, और t की जो वैल्यू आएगी बेटा दिस इज कॉस स्क्वायर x अपॉन में 3 प्लस में बेटा हमारे पास आता है कि यहाँ पर बेटा हमारा ये हो जाता है पहला क्वेश्चन समाप्त। बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा एक छोटा क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, छोटा क्वेश्चन है और 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा पेपर में ना आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन, जैसे अगर ऑप्शन अगर दिया गया तो कौन सा वाला आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से आता है ना, जिसपे आप लोग कम समय में इस क्वेश्चन को कर पाओ। जैसे आप लोगों ने देखा कि ये वाला ज़्यादा ईजी था, सिंपल सब्स्टिट्यूशन था इसमें, बस आपको ये माइंड में क्लिक हो जाए कि भैया हाँ किसको टी लेट करना है ना। तो देखो आंसर आ गया हमारा भाई, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करना है किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, एंड दिस इज 5, ये 5 है। देखो डेरिवेटिव जब हम दोबारा डेरिवेटिव करते हैं तो d2 ये बन जाएगा d2y, ये बन जाएगा d2y अपॉन में dx का स्क्वायर और इक्वल टू में 5 है। क्या बोले, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये सम चाहिए बेटा, सम किसका चाहिए, ऑर्डर का और डिग्री का। तो जो सम है बेटा, ऑर्डर तो देखो यहाँ पे ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ है बेटा, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो 2 है। बात करें डिग्री की, तो इस डिग्री में बेटा पूरे की जो पावर है वो 1 है, तो पूरे की पावर 1 है तो ये होती है डिग्री। ये कॉन्सेप्ट है आपके 9.1 का, 9.1 चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है, यहां पर इतना ही करना था, इसके अलावा और कुछ इधर नहीं करना है। क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स, देन प्रूव दैट। ठीक है, हमें प्रूव करना है भाई, प्रूव करना है बेटा कि ए कैप प्लस बी कैप का जो मॉडुलस होता है ना वो दुगना होता है कॉस थीटा बाय 2 का, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, उस ए और बी के बीच का एंगल है। जैसे अगर मैं बोलूं ये ए कैप है, ये बी कैप है, तो इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब देखिए बेटा, अब प्रूफ वाले पार्ट पे मैं आता हूं, प्रूफ वाले पार्ट पे बेटा मैं आता हूं। देखिए ऐसा है, हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। तो मैं आपसे बोलता हूं कि ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो आप बोलेंगे हमें यहां पर ए कैप प्लस बी कैप का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ए कैप प्लस बी कैप से, ठीक है, क्योंकि नियम है ना बेटा कि ए का डॉट प्रोडक्ट जब ए के साथ करेंगे तो ये ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चे ये जो है मैं राइट साइड में इसको सॉल्व करने वाला हूं। ए डॉट ए करेंगे तो ए कैप का स्क्वायर बनेगा, फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, ये बन जाएगा 2a डॉट बी, फिर बी डॉट बी करेंगे तो ये बी कैप का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है इसलिए लिखूंगा ए, वो देखो यहाँ पे 2 है। अच्छा ए डॉट बी का मतलब ए बी और आगे कॉस थीटा, और ये बी का यूनिट वेक्टर है बेटा तो इसलिए 1 का स्क्वायर। मैं बेटा आपको बता दूं कि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में बनने वाले एंगल का थीटा। तो बेटा इस हिसाब से ए डॉट बी अगर हमें चाहिए तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ओके, सो देखिए बच्चे, अब जो है हमारे पास ये 1 है, वो 1 है, तो बन जाएगा 2 प्लस 2, ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा और आगे कॉस थीटा रहेगा। सो देखिए दोनों में 2 कॉमन, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और बच्चों बताओ हमारा जो 1 प्लस कॉस थीटा होता है, 1 प्लस कॉस थीटा वो किसके इक्वल होता है भाई? हमारा जो 1 प्लस कॉस थीटा है वो क्या होता है? तो आप जवाब देंगे सर ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा बेटा तो राइट साइड में रूट आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, कॉस स्क्वायर हट जाएगा बेटा, ओनली बच जाएगा कॉस थीटा बाय 2। सो यही हमको यहाँ पर प्रूव भी करना है कि भाई ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाय 2 होगा। और ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करके दिखा भी दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ेंगे बेटा हम लोग अब नेक्स्ट की तरफ, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एक और 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा हमारे सामने, एक और 2 नंबरी क्वेश्चन बेटा हमारे सामने आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये जितने भी टॉपिक्स, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इन सबके वीडियोस भाई हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। इंटीग्रेशन भी है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और इनकी दोबारा भी रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, तो आपको फ्रेश वीडियोस भी इस चैनल पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जो नए बच्चे हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए बोला गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। एक लाइन गिवन है, लाइन के बारे में मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज होते हैं a, b एंड c। ये होती है भाई स्टैंडर्ड लाइन। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, तो मैं बोलता हूं ऊपर से ना माइनस कॉमन ले लो, तो ये x माइनस 3 अपॉन में -1 रहेगा। ऊपर से 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लेंगे तो ये y माइनस पे 1/2 हो जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा भाई, ठीक है सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये तो z, तो इसको तो ऐसे है, तो z माइनस 0 अपॉन में 4 लिख लो इसको तो यार, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन को, तो देखिए बेटा यहां पर क्या बोला गया, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब देखो ये जो लाइन है माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3 अपॉन में 1, ये हमारा बन जाएगा बेटा y माइनस 1/2, और 2 से 2 भी बेटा हमारा एक कैंसिल हो गया भाई, तो ये अपॉन में इधर आ जाएगा 1, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर z माइनस 0 के अपॉन में 4। अब बेटा मैं आपसे बोलूँ कि इसमें डायरेक्शन देखो, ये a जो है ये 1 है, b जो है वो 1 है, c जो है बेटा c वो है 4। ये हमारे लिए डायरेक्शन रेशियोज हैं भाई, डायरेक्शन रेशियोज। ये हमारे लिए क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। अगर मुझे चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, मुझे तो क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। तो L निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b डिवाइडेड बाय रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n निकालने के लिए फॉर्मूला c डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी 1 को डिवाइड करूंगा 4 का स्क्वायर 16, 1 17 और 1 18 रूट 18 से। ऐसे बेटा यहाँ पे 1 को डिवाइड करूंगा रूट 18 से, मैं इधर 4 को डिवाइड करूंगा बेटा रूट 18 से, और रूट 18 6 3 18, तो इसके फैट इसके भी हम लिख सकते हैं ना 3 रूट 2, 1/3 रूट 2, और ये हमारा बन जाएगा 4/3 रूट 2। इसको एज इट इज रहने देंगे बेटा हम लोग, ठीक है। सो बच्चों ये जो है हमारे क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। में मान के चलो बेटा इतनी बात जो है वो आप लोगों को इधर समझ में आई होगी, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। अब आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लियर? हाँ विजिबल है, ओके। लो जी बच्चे अब देखिए क्या बोला गया बेटा क्वेश्चन में। कह रहे कि अ बैग कंटेन 1 रेड बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल्स, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है भाई लोग ये 13.4 का कॉन्सेप्ट है। 13.4 जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आपके चैप्टर 11 में मिलेगा, एक्सरसाइज 11.2 में, एक्सरसाइज 11.2 में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका 13.4 का। देखो बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल। भाई हमें हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल जिसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रैंडम वेरिएबल, वो है हमारे लिए क्या? नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन। बच्चे 2 गेंदें निकालेगी, आपके पास कुल मिला के 4 गेंदें हैं, 4 बॉल है बेटा हमारे पास, ठीक है। एंड वी हैव टू ड्रॉ 2 बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 balls are drawn without replacement। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है भाई कि बॉल निकाली है तो दोबारा उसको बैग में नहीं डालना। अगर आप बैग में से बॉल निकालते हैं तो दोबारा उसको बैग में नहीं डालना। अब सोचो तुम बैग में से 2 बॉल निकाल रहे हो, क्या पता पहली व्हाइट बॉल निकले, दूसरी भी व्हाइट बॉल निकले, ऐसा हो सकता है। इस सिचुएशन में आपकी एक भी रेड बॉल नहीं निकली, एक भी रेड बॉल नहीं निकली भाई। अच्छा क्या पता एक रेड बॉल निकल जाए दूसरी व्हाइट निकल जाए, या फिर एक व्हाइट निकल जाए दूसरी रेड निकल जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस सिचुएशन में बेटा आपकी एक रेड बॉल निकलेगी, या तो आपकी एक भी रेड बॉल नहीं निकलेगी या फिर आपकी बेटा एक रेड बॉल निकलेगी। क्या इसके अलावा और कोई सिचुएशन पॉसिबल है? व्हाइट व्हाइट हो सकता है, रेड व्हाइट हो सकता है, व्हाइट रेड हो सकता है। अच्छा रेड रेड तो हो ही नहीं सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेड बॉल एक ही है। अगर एक रेड बॉल निकल गई तो दूसरी फिर रेड नहीं निकलेगी, फिर दूसरी कंफर्म व्हाइट ही निकलेगी भाई, ठीक है। तो देखो अब यानी कि यहां पर जो है हमारा जो बेटा रैंडम वेरिएबल है वो या तो 0 है या वो 1 है। अब देखो इधर ऐसा ना भाई, हमारे पास हमें ना अब यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x = 0 की, फिर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है p x = 1 की। x = 0 का मतलब क्या है? जो हमने 2 गेंदें निकाली हैं, जो 2 बॉल निकाली है बेटा, उसमें से रेड बॉल की संख्या 0 है, 0 रेड बॉल्स। यानी कि पहली बॉल भी व्हाइट निकलनी चाहिए, दूसरी भी व्हाइट निकलनी चाहिए। अब सोचो
तुम इस बैग में से एक बॉल निकाल रहे हो और वो व्हाइट होनी चाहिए, तो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। फिर दूसरी भी व्हाइट होनी चाहिए। अब क्योंकि व्हाइट बची होंगी 2 और टोटल बॉल हमारे पास 3, तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 बट्टे में आ जाएगा 12 और 6/12 यानी कि ये हमारे लिए बन जाएगा 1/2। ये हमारे लिए बन जाएगा 1/2। 3 दूनी 6 4 3 12, ठीक है। 3/4 और 2/3, ठीक है। अब ऐसी बेटा बात करेंगे x = 1 की। x = 1 का मतलब क्या है? 1 रेड बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल इज रेड। 1 बॉल रेड होने का मतलब क्या है बेटा? 1 बॉल रेड होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है या तो पहली रेड हो दूसरी व्हाइट हो, पहली रेड हो दूसरी व्हाइट हो, या फिर पहली व्हाइट हो और दूसरी रेड हो। इसके अलावा और कोई सिचुएशन यहां पर नहीं बन रही है भाई। तो देखो अब ऐसे है ना, रेड बॉल पहली रेड दूसरी व्हाइट की प्रोबेबिलिटी प्लस पहली व्हाइट दूसरी रेड की प्रोबेबिलिटी। अब देखो रेड बॉल तुमने यहां से निकाली, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 1/4, लिख लिया भाई, इनटू दूसरी व्हाइट। अब जब क्योंकि एक रेड निकल चुकी है तो दूसरी व्हाइट होनी चाहिए, तो दूसरी तो कंफर्म व्हाइट ही होगी, व्हाइट 3 है और टोटल बॉल भी 3 है, प्लस व्हाइट पहली व्हाइट 3/4 इनटू अब दूसरी रेड, रेड हमारे पास 1 है, तो रेड हमारे पास बची है 1 और टोटल बॉल बची है 3। तो देखो बढ़िया बन जाएगा 3/12, 3/12, 6/12 और ये भी बन जाएगा 1/2। हमें बनाना था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इतनी कथा मैंने करी ना, इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी जरा देखिएगा अभी। x px, x की वैल्यू क्या क्या है? 0 and 1, 0 and 1। 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या निकली है? 1/2। तो भाई आपको मालूम है ना, प्रोबेबिलिटी सभी प्रोबेबिलिटीज को जोड़कर = 1 आता है। तो ये 1/2 है, तो कंफर्म ये भी क्या होगा बेटा? आप सिंपली 1 - 1/2 करके बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर लिख सकते थे 1/2। बस मैंने आपको बताया कि भाई ये तरीका होता है, जरूरी नहीं है ना एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, कुछ और भी तो हो सकता है। तो बच्चों यहां पर जो है ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। देखिए ये जो चैप्टर है यहां पर तो देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेटा मैंने इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ये नहीं कि 1 घंटे में पूरा 1 शॉट निपटा दिया है, मैंने 1-1 घंटे के प्रॉपर 5-6 पार्ट इस चैप्टर के ऊपर पूरे बना रखे हैं। आप प्लीज उसको देखिए, वहां पर बेटा आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ओके, ये जस्ट एक रिवीजन वीडियो है भाई कि अगर आपका सिलेबस ओवर हो चुका है और अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद देखो एक और हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं विजिबल है कि नहीं है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। सो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, हमें बेटा फिर से देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और पिछले वाले की तरह लग रहा है। अभी हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं बच्चे। बोला गया है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। और कहता कि ना अच्छा 2 कार्ड निकाले ना, क्या बोलते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकेंड कार्ड जैक। यहां पर थोड़ा सा यार फंसाने वाली बात इसने दे दी है। तो देखिए ऐसा है ना, यहां पर हमें 2 पत्ते निकालने हैं। पहला पत्ता होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड होना चाहिए रेड एंड दूसरा कार्ड होना चाहिए जैक। अब दिक्कत क्या है ना बेटा, रेड में ही जैक होते हैं और जैक में भी रेड होते हैं, सही बात है। यहां पर अगर बोलता कि एक रेड है और दूसरा ब्लैक है तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार, तब मैं सिंपली बोल देता कि हाँ रेड अलग से हमारे कितने होते हैं, रेड हमारे पास 26 होते हैं, तो 26 के अपॉन में 52, और ब्लैक हमारे अलग से कितने हैं, ब्लैक हमारे पास 26 होते हैं, तो यहाँ पे 26 के अपॉन में 52 में सीधा ऐसे लिख देता। बट एक तो इसने कलर बोल दिया तो कलर की प्रोबेबिलिटी पूछी, और दूसरे में इसने कलर की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, तो यहाँ ये गड़बड़ हो गया यार। तो देखो इसको एक काम करते हैं, मैं मान के चलता हूं कि पहला जो रेड निकलेगा
वो जैक वाला रेड नहीं होगा। देखो बात अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको मालूम है बेटा जो टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं उसमें एक सूट हमारा होता है ये हमारा हो गया हार्ट, डायमंड, क्लब, और एक ये हमारा हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं यार, स्पेड, स्पेड हो गया। ठीक है, सो अब देखो ऐसा है ना, यहाँ पर हमारे टोटल देखो ये दोनों तो रेड कलर के हैं, ये भी रेड है, ये भी रेड है। ठीक है, अब अगर बात करें जैक की, तो जैक इन सबके पास एक एक जैक होता है। 13 रेड यहाँ है, 13 रेड यहाँ पर है, तो टोटल 26 रेड कार्ड हमारे पास टोटल वैसे 26 होते हैं। ठीक है, बट उस रेड कार्ड के अंदर ही उस रेड के अंदर ही 2 जैक भी होते हैं, जिसमें से उन 26 में से 2 क्या हैं, जैक हैं, और बाकी के 24 क्या हैं, नॉन जैक हैं। 2 जैक यहां पर हैं। ठीक है, 26 कार्ड है, 26 में से 2 तो जैक हो गए, बाकी के जो 25 हैं वो जैक नहीं, जैक के अलावा कुछ और होंगे। ठीक है, और अगर जैक की बात की जाए तो जैक बेटा टोटल 4 जैक होते हैं, जिसमें से 2 रेड होते हैं एंड 2 हमारे ब्लैक होते हैं बेटा, 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं पहला केस 1 क्या, कि पहला जो कार्ड है वो रेड कार्ड है, रेड कार्ड विद जैक। पहला जो हमने रेड कार्ड निकाला है वो जैक वाला रेड कार्ड निकला है। ठीक है, एंड दूसरा जो है रेड कार्ड विद जैक, दूसरा कार्ड जैक। एक सिचुएशन ये हो सकती है और एक सिचुएशन क्या हो सकती है, रेड कार्ड विद नो जैक। जो रेड कार्ड हमने निकाला है उसमें जैक नहीं निकला, रेड कार्ड विद नो जैक एंड जैक, एंड जैक। तो देखो इस सिचुएशन में क्या है, रेड कार्ड विद जैक, रेड कार्ड विद जैक, रेड कार्ड विद जैक, जैक है हमारे पास 2, रेड कार्ड में 2 जैक होते हैं, तो 2/52। हमें रेड कार्ड चाहिए बट कौन सा वाला, जैक वाला, तो 2/52। ठीक है, अब क्योंकि एक जैक निकल चुका है, अब हमें दूसरा पत्ता भी जैक चाहिए, तो टोटल हमारे पास 4 जैक होते हैं, जिसमें से एक जैक निकल चुका है। अब दूसरा भी जैक होना चाहिए, कलर कोई सा भी चलेगा, बस वो जैक हो। ठीक है बेटा, अब देखो जैक होना चाहिए, तो जैक की जो प्रोबेबिलिटी है, देखो वैसे तो मैं 4/52 बोलता, बट क्योंकि एक जैक ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब मेरे पास 3 जैक बचेंगे और टोटल कार्ड बचेंगे 51। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, कि पहला एक रेड जैक होगा और दूसरा ओनली कोई सा भी जैक होगा। फिर ऐसी प्लस रेड कार्ड विद नो जैक, हमें रेड कार्ड निकालना है बट उसमें जैक नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 24। देखो रेड कार्ड तो वैसे 26 होते हैं बट 2 जैक होते हैं, बट मुझे वो रेड कार्ड चाहिए जिसमें जैक ना आता हो। 24/52 राइट, और इनटू में रेड कार्ड विद नो जैक, नो जैक विद नो, वो तो निकल गया, एंड देन जी जैक। जैक कितने बेटा हमारे पास, जैक है 4, और अभी कोई जैक निकला नहीं है क्योंकि पहला जो पत्ता निकाला रेड कार्ड विद नो जैक है, तो अब हमारे पास 4 जैक बचे हैं, लेकिन टोटल कार्ड बेटा हमारे पास 51 अभी भी बचे हुए हैं। सो ये है बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर से मैं ये 52, डिनोमिनेटर में 52 और 51 रहेगा, 3 दूनी 6 और 24 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा 4 चक 16, 4 दूनी 8 और एक 9, 24 इंटू 4 96, और ये हमारा बन जाएगा 102/52, इधर रहेगा 51, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ये हमारा बन जाएगा 1/26। तो बच्चे ये जो है 1/26 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आया है। ठीक है, सो देखो यार यहाँ पे ना थोड़ा घुमा के क्वेश्चन, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें देखो बात क्या बोली गई थी कि भाई तुम 2 पत्ते निकालो, पहला पत्ता रेड कार्ड निकालो और दूसरा जैक वाला निकालो। तो तुम भाई रेड कार्ड अगर तुम पहला निकालोगे तो उसमें जैक भी तो निकल सकता है, जो तुम पहला कार्ड निकालोगे वो जैक भी तो हो सकता है और कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ये बड़ा इस क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, तो इसलिए मैंने केस बना के चला यहाँ पे कि भाई जो पहला पत्ता तुम निकालोगे रेड वाला तो उसमें जैक नहीं निकलेगा। ठीक है, और जो दूसरा पत्ता निकालोगे वो जैक का निकलेगा। फिर एक केस क्या बनाया कि भैया जो पहला कार्ड हम निकाल रहे हैं रेड वाला, उसमें जैक नहीं निकल रहा और दूसरे में जैक निकल रहा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन होता है समाप्त। ऐसे बढ़ेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए बच्चों, अब हमारा सेक्शन बी यहाँ पे चालू हो चुका है। सेक्शन बी की अगर बात कर रहे हैं तो सेक्शन बी में देखिए बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन बी जो है ये आपकी एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया गया बेटा। यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आपको पता हो तो क्वेश्चन तो कुछ भी दे दे। फिर डिनोमिनेटर में x है और साथ में x² + 1 है। तो देखिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो x+1 अपॉन में x और साथ में x² + 1 है, तो x लीनियर है a/x, x² + 1 क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर bx + c आ जाएगा। इधर आएगा x+1 a की मल्टीप्लाई x² + 1 के साथ, x की मल्टीप्लाई bx + c के साथ। अब देखिए यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर मैं देखो x की जगह में सबसे पहले 0 पुट कर लेता हूँ। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो देखो ये 0 + 1 ये बन जाएगा 1 a, और 0 + 1 ये 1 रहेगा, और वो तो पूरा ही 0, हमारे a की वैल्यू आ जाएगी 1। a मिल गया। अब बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि क्यों ना हम x की जगह -1 पुट करके देख लें। -1 अगर पुट करके देखेंगे तो -1 + 1 ये बनेगा 0, a की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 विल बी 2, x की जगह -1 माइनस b प्लस में हमारे पास रह गया इधर c, और 0 2 माइनस माइनस प्लस का b माइनस का c, और ये बेटा ये भी हमारा बन जाएगा b - c = आ जाएगा -2। लो भाई एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जो है ये भी हो गया बेटा। अब जो है मैं इसमें अभी b और c की वैल्यू निकालनी है भाई, अभी आंसर निकला नहीं है हमारा। ठीक है ना, तो हम इसमें काम कर लेते हैं, x की जगह एक बार 1 पुट करके भी देख लेते हैं। हमने अभी -1 पुट करके देखा, एक बार 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 1 + 1 ये बनेगा 2, 1 + 1 ये बनेगा 2, आगे a की वैल्यू है 1, 1 + 1 ये भी बनेगा 2, फिर है बेटा हमारे पास आगे x की जगह पे हमने रखा है 1, फिर देखो bx + c है, तो b + c बन जाएगा, b + c, यहाँ पे देखो 2 से 2 कटेगा और b + c की वैल्यू आ जाएगी 0, b + c की वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखो b + c 0 है, और b - c जो है, b - c जो है वो -2 है। सॉल्व कर लो इसको बेटा, तो यहाँ आप देखेंगे 2b की वैल्यू -2 है, तो b की वैल्यू -1 आ गई, b मिल गया -1। b अगर -1 है, b अगर -1 है बेटा, तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बच्चों हमें a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपने आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला है। a की जगह 1 रख लो, x² + 1 x, b की जगह है बेटा -1, तो ये -x, और c की जगह 1, तो x² + 1 -x² + x, तो ये बन जाएगा हमारा x + 1। देख सकते हैं इधर x + 1 ही है। अब इतना कर लेने के बाद बेटा अब हमें करना है इंटीग्रेशन। नाउ बात करेंगे इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। a के अपॉन में है x, bx + c अपॉन में x² + 1। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 1, a की वैल्यू 1 है, तो मिल जाएगा 1/x, b की वैल्यू -1 है, तो ये मैंने अलग कर दिया x² + 1, c की वैल्यू 1 है बेटा, x² + 1, तो ये हो जाता है। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें डिनोमिनेटर को t लेट करना पड़ेगा, तो ये 1/t बनेगा, तो 1/2 जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, log x² + 1, और वहाँ तो बन जाएगा tan 1x प्लस में k। तो बच्चों यहाँ पर 7.5 आप लोगों की इधर लगने वाली है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा होता है बेटा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं यार, एक बार चेक करते हैं वो तरीका लगता है कि नहीं लगता है। हमारे पास क्वेश्चन था 7, एक और मेथड जो यहाँ लग सकता है वो है मेरे ख्याल से, जैसे अगर मैं x के अपॉन में ले आता हूँ x² + 1 और साथ में x, फिर 1 के अपॉन में भी ले आता हूँ x और साथ में x² + 1, तो बेटा यहाँ तो देखो x से x कट जाएगा, यहाँ ओनली रहेगा x² + 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भाई मैं आप लोगों से बोलता हूँ
ये ब्रैकेट के अंदर से ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। जिसने मेरे वीडियो से इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उसको याद आ रहा होगा 7.2 सब्स्टिट्यूशन में बेटा मैंने ये चीज़ बताई थी। एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर। अब देखो उसके बाद ये बन गया x इंटू एक्स स्क्वायर, बन जाएगा 1/x³ और यहाँ 1/x स्क्वायर। अब बेटा इसमें ये जो 1 + 1/x स्क्वायर है इसको लेट कर लो t, इसका डेरिवेटिव -2/x³ dx = dt। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे 1/x³ ये है t और dx की जगह -x³/2 dt। तो देखो x³ से x³ हो जाएगा कैंसिल। और अब जो भाई हमारे पास है ये बन रहा है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। यहाँ पर माइनस का 1/2 बाहर आना है भाई, माइनस का 1/2 और ये 1/t है, 1/t कंडीशन हो जाएगा log t, प्लस में हमारे पास रहेगा k। सो tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log t की जगह पर आएगा भाई, t की जगह पर आएगा 1/1 + x स्क्वायर, 1 + 1/x स्क्वायर प्लस में रहेगा k। इसको भी आप लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स x 1/2 log एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर + 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में k। सो ये हमारा आंसर आ रहा है भाई। पीछे देखते हैं ये आंसर था कि नहीं था यार। पीछे जो है वो ये आंसर, देखो पीछे वाला आंसर भी मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ये यहां तक भी ठीक है भाई, ये यहां तक भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जो आपने पहला जो आंसर निकाला था इसमें मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, log x 1/2 log x स्क्वायर + 1 प्लस में tan इनवर्स x प्लस में k। तो देखो यहाँ पे ये जो 2 है उस 2 को तो x की पावर बना दो, 1/2 log x स्क्वायर माइनस में 1/2 log x स्क्वायर + 1 और आगे tan इनवर्स x प्लस में k 1/2 log इस x स्क्वायर के अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर + 1 प्लस में tan इनवर्स x प्लस में k। और इन केस अगर आप इसको उल्टा कर दो तो बाहर माइनस आ जाएगा, log x स्क्वायर + 1 ऊपर रहेगा और x स्क्वायर नीचे रहेगा प्लस में tan इनवर्स k। सो भाई लोग आई थिंक आंसर यही है यार, पहले भी tan इनवर्स x माइनस में 1/2 log x स्क्वायर + 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो ये जो आंसर निकला ये भी सही है और ये जो आपने निकाला ये भी सही है, क्योंकि इसको भी जोड़ तोड़ के आप ऐसा बना सकते हो भाई। ठीक है, तो ये भी हमारा हो रहा है भाई, ये भी हो रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 2 पार्ट हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है बेटा। तो देखो यहां पर हमारे पास है dy/dx y माइनस एक्स साइन y/x अपॉन में हमारे पास है x। ठीक है, और इस अपॉन में जो x है आप इसके अपॉन में भी ला सकते हो और इसके अपॉन में भी ला सकते हो। तो इस x से x कट जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो y माइनस में और अपॉन में इस y के क्या है, अपॉन में x चल रहा है। ये x y के अपॉन में भी आया और वो x उसके अपॉन में भी आया तो x कट गया, साइन y/x बच जाता है। अब आपको ये बात मालूम है कि जब कोई क्वेश्चन आपके पास y/x की फॉर्म में होता है ना, साइन के एंगल में पावर में y/x दिख जाए तो हम वहां पर ना होमोजेनियस की तरह यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करेंगे। क्वेश्चन बेटा ये जो है ये है 9.5 होमोजेनियस फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते क्या है ना, हम इस y/x को v मान लेते हैं भाई, v या फिर t कुछ भी मान सकते हैं, यानी y की जो वैल्यू है वो आ जाती है vx। ये v कोई वेरिएबल है, वेरिएबल आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। सेकंड को ऐसे लिखोगे फर्स्ट का डेरिवेटिव dv/dx, फर्स्ट को ऐसे लिखोगे सेकंड का 1। अब देखो dy/dx क्या है, ये रहा dy/dx, dy/dx यानी कि y/x माइनस में साइन y/x, y/x की जगह आएगा v माइनस में साइन v, आगे है x
डी वी बाई डी एक्स प्लस में v से v होगा कैंसिल, हमारे पास बच रहा है माइनस साइन वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। उस डी एक्स को लेफ्ट में ले आओ, x को भी लेफ्ट में ले आओ, साइन को राइट में भेज दो, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, x को लेफ्ट में ले आए, साइन को राइट में भेज दिया, माइनस को भी मैंने राइट में ट्रांसफर कर दिया है। इंटीग्रेशन कर लो बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये बन जाएगा 1/x, साइन को न्यूमरेटर में भेजूंगा तो ये कॉसेक बनेगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है log कॉसेक माइनस में कॉट। और आपको पता है जब सब टर्म्स log में होती हैं तो कांस्टेंट भी log में ही प्लस किया जाता है, तो log k बेटा मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ log x है, उसको आप ले सकते हैं log k ऊपर रहेगा और कॉसेक इस माइनस की वजह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा। log से log कैंसिल, यहाँ बचेगा x k के अपॉन में कॉसेक, और v की जगह पर हम y बाई एक्स लिख सकते हैं, कॉट v की जगह पर y बाई एक्स लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे को उठा के हम लेफ्ट साइड में भी ला सकते हैं। यहाँ पर ये बेटा क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। बट ये पहला पार्ट था, इसमें एक पार्ट और है यार, एक पार्ट इसमें और भी है, और सेकेंड पार्ट तो फिर वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। देखो मैंने आगे वाला पार्ट काट दिया, उसकी जरूरत नहीं थी। देखो क्या बोला गया है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए वो भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पे k नहीं आएगा, आंसर तुम्हारा जो होगा x और y के टर्म्स में ही होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके अंदर नहीं होगा। तो देखिए इस हिसाब से बेटा, इस हिसाब से देखो क्वेश्चन जो हमारे पास है, लो भाई ये जो क्वेश्चन है cot x है, आगे y है और 2 के अपॉन में 1 प्लस साइन x है। तो क्लियरली बेटा 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर। यहाँ पर आपको मालूम होगा बेटा dy बाई डी एक्स होता है प्लस में पी वाई होता है इक्वल टू में q होता है। तो p का काम कर रहा है यहाँ पे cot x एंड q का काम कर रहा है 2 के अपॉन में 1 प्लस साइन x। तो बच्चे सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में cot x का इंटीग्रेशन, और cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x। e से log कटेगा और ओनली बेटा हमारे पास बच जाएगा sin x। हमें चाहिए इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो है y if q if dx। अब देखो if की जो वैल्यू निकली है दिस इज sin x, ये sin x निकला बेटा। ठीक है, q की वैल्यू, q है बेटा 2 के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और इनटू में है साइन एक्स dx। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ऐसा है बेटा, साइन एक्स है अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है, ये सिचुएशन हमारे सामने है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आप लोग इसको सीधा रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज, आप 1 माइनस साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और आप नीचे भी मल्टीप्लाई करो। तो देखिए साइन एक्स इंटू 1, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो बन जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। ठीक है, सो 2 साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस बनेगा 10, एक कॉस नीचे तो बनेगा सेक, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ये बनेगा टेन स्क्वायर, सेक एक्स टेन एक्स। टेन स्क्वायर को भी बेटा चेंज करना पड़ता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ठीक है भाई, ओके। अब इंटीग्रेशन देख लो बेटा, 2 सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स माइनस और माइनस प्लस 1 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में के, और ये जो वैल्यू आ रही है ये y साइन एक्स की वैल्यू है बेटा, ये y साइन एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो ऐसा है ना, मैं इसको अगली स्लाइड पे लेके जाऊंगा यार, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
इतना बेटा हमारे पास आ चुका है ना। तो इसमें और कुछ कर सकते हैं यार, इसको 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, y है साइन x है, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, टेन को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और प्लस में तो x चल ही रहा है। तो और सच तो ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं यार, चलो ठीक है ओके, इतना रहने देते हैं। अब देखो क्वेश्चन में वैल्यूज क्या दे रखी हैं, y दे रखा है 0 और x दे रखा है पाई बाय 4, y दे रखा है 0 एंड x दे रखा है पाई बाय 4। तो देखो y की जगह 0 रख दिया तो साइन पाई बाय 4 2 सेक पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 प्लस में k, ये तो बन गया 0, सेक पाई बाय 4 होता है √2, 10 पाई बाय 4 होता है 1, प्लस में है पाई बाय 4 प्लस में है k, 2√2 माइनस 2 प्लस पाई बाय 2, दिस इज k, और k की वैल्यू आ गई बेटा 2 माइनस 2√2 माइनस में पाई बाय 2। इन वैल्यूज को बेटा आपको वहां पुट करना पड़ेगा उसमें। सुनाओ सॉल्यूशन जो आएगा बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है इसका y साइन x 2 सेक x माइनस 10x प्लस x, और k की जगह पर 2 माइनस 2√2 माइनस में पाई बाय 2। सो ये बेटा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल चुका है। मैं मान के चल रहा हूँ ये बात बेटा आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे समाप्त होगा। और जैसे हमने 8th किया बेटा, अब बढ़ेंगे 9th की तरफ। 9th तो एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही है बेटा, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और 9th में तो टाइम नहीं लगना ज़्यादा। देखिए इधर क्या बेटा, हमारे पास देखो बोला गया कि a जो है ये 0 नहीं है, ठीक है, a 0 नहीं है, ठीक है। और बोला गया कि a b का डॉट प्रोडक्ट जो है वो a c का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा ठीक है, एंड a और b का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही a और c का भी क्रॉस प्रोडक्ट है। अब मुझे प्रूव करना है कि b और c इक्वल है। b और c कैसे इक्वल होंगे बेटा, ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है। तो देखो एक काम करो, इस a डॉट c को लेफ्ट में ले आओ, a डॉट b है माइनस में a डॉट c है इक्वल टू में 0 है। इन दोनों में a कॉमन आएगा बेटा, तो ये बन जाएगा माइनस b माइनस c। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब या तो वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, या तो a परपेंडिकुलर हो b माइनस c पे, या फिर उन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों चीजें 0 हो। देखो a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में मना कर रखा है, ये गिवन है, ठीक है। तो बचा कौन, ये b माइनस c 0 हो सकता है बेटा, ठीक है। या तो ये a जो है वो उस पर परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो समझ लो ये पक्का 0 है फिर, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, देखिए बेटा यहां पर क्या है, a क्रॉस b है, बस a क्रॉस c को लेफ्ट में ले आया। अब इसमें और उसमें a आएगा कॉमन, यहां बचेगा b माइनस c। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब आता है जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों या फिर कोलिनियर हों, ठीक है। तो यानी या तो ये उसके पैरेलल है या फिर इन दोनों में से कोई एक 0 है। a तो 0 हो नहीं सकता, 0 कौन हो सकता है, b माइनस c ही 0 हो सकता है। अब देखो मैं अगर मान लो मैं इस केस को रिजेक्ट कर दूं कि b माइनस सी 0 के इक्वल नहीं है, मान लो मैंने इस केस को रिजेक्ट कर दिया, तो बचेगा ये और बचेगा ये। तो मैं यहां पे लिखूंगा ना भाई, सो a जो है कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू b माइनस सी साइमल्टेनियसली। एक साथ तो दोनों भाई पैरेलल भी नहीं हो सकते, परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकते ना, कि ये उस पे परपेंडिकुलर भी है और यही a उस पे पैरेलल भी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो भाई जब ये केस रिजेक्टेड है, ये केस रिजेक्टेड है, तो बचा क्या, बचा हमारे पास कि b माइनस सी ही 0 के इक्वल होगा और b ही हमारा जो है वो 0 के इक्वल होगा। सो ये जो है बेटा ये हमारे क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, 9th भी होता है। और लो भाई ओहो दो क्वेश्चन आ गए यार, दो क्वेश्चन आ गए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, और पहले तो फर्स्ट पार्ट लेंगे ओनली। इसमें आपके पास ऑप्शन है
देखो यहां बोला गया है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस, दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा हम लोगों को इधर फाइंड करनी है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास जो a1 वेक्टर है दिस इज वो है i प्लस जे माइनस के, a2 वेक्टर है बेटा हमारे पास i प्लस जे प्लस में 2k, b1 वेक्टर है बेटा 2i प्लस जे प्लस के, और b2 वेक्टर है ये बेटा हमारे पास 4i प्लस 2j प्लस 2k। दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब पूछी होगी तो याद रखिएगा सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना है a2 माइनस a1, a2 से a1 माइनस करो, i से i कैंसिल, j से j कैंसिल, 2k माइनस माइनस k, तो ये प्लस का हो जाएगा 3k। ठीक है भाई, ओके, a2 माइनस a1 हो गया। अब b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो यहाँ पे i इधर j इधर k, फिर b1 में 2 1 1, b2 में है 4 2 2, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा i 2 माइनस 2, ये आएगा 0, फिर इसको छोड़ा 4 माइनस 4 इधर भी आ रहा है 0, क्या बात है सब 0 ही आ रहा है भाई, फिर इसको छोड़ा 4 माइनस 4, अरे ले ये सब 0 आ गया बच्चों, ये 0 आ गया। ये b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट भाई मैं कर रहा हूँ तो वो आ रहा है 0। ठीक है, तो इसका कारण क्या है भाई, 0 आने का मतलब क्या है भाई कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर, ठीक है, ये दोनों वेक्टर बेटा हमारे क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आती या तो यानी कि या तो ये पैरेलल है या फिर ये कोलिनियर है भाई, या तो ये क्या है पैरेलल है या फिर बेटा ये कोलिनियर है। अब पैरेलल वेक्टर है भाई, ये कोलिनियर वेक्टर है, तो उस सिचुएशन में ना डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा हम लोग को क्या करना होता है। अच्छा ये चीज गलती मैंने करी, मेरे को स्टार्टिंग में यहाँ पे देख सकता था बेटा मैं 2 और 4 का रेशियो 1/2 है, 1 और 2 का रेशियो 1/2 है, 1 और 2 का रेशियो 1/2 है। तो रेशियो सेम होने का मतलब क्या है बेटा, रेशियो सेम होने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों जो वेक्टर हैं ये हमारे लिए पैरेलल है या फिर कोलिनियर है। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस कैसे निकाली जाए भाई, तो देखो अब ऐसा है ना भाई, कोलिनियर होंगे तो डिस्टेंस अपने आप 0 आएगी, और अगर पैरेलल होंगे तो कुछ ना कुछ इनके बीच की डिस्टेंस आएगी यार। ठीक है, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो किसके साथ, b के साथ, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये फॉर्मूला भाई। ठीक है, तो अब ये निकालने की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। ठीक है बच्चों, तो a2 माइनस a1 तो चाहिए हमें, अब हमें a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए b के साथ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि b उसको लें या इसको लें, तो याद रखें आपकी मर्जी, कोई सा भी चलेगा, आप उसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं। तो मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ बेटा मैं, ये आ जाएगा i j k, और a2 माइनस a1 में हमारे पास है 0 0 3, और b में बेटा हमारे पास है 2 1 1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ रहेगा i 0 माइनस 3 0 माइनस 6 0 माइनस 6 और प्लस में k, इसको छोड़ा 0 माइनस 0, तो माइनस 3i और प्लस का 6j, माइनस 3i प्लस का 6j। ओके, सो ये भी हो गया। अब इतना कर लिया बेटा, अब जो है ना हमको एक काम और करना है। नाउ ये जो a2 माइनस a1 का जो क्रॉस निकाला आपने b के साथ, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटा तो रूट के अंदर में आ जाएगा इससे -3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 9 45, 45 तो 9 इंटू 5 यानी 3√5 आ जाएगा। ठीक है, एंड हमें बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी वेक्टर आपके आपने ऊपर वाले को लिया है, तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 1 5 और 1 6, ये √6 आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करो बेटा, ये जो वैल्यू निकली है इसका जो मैग्नीट्यूड निकला है वो निकला है 3√5, और ये जो निकला बेटा ये निकला √6। ठीक है, सो यहाँ पर जो बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर 3√5 अपॉन में √6। इसको चाहो तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, √6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो 3√30 अपॉन में 6, सो √30 के अपॉन में 2 बेटा हमारा जो है इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। सो ये एक पार्ट है बेटा। अभी इसमें फिर एक क्वेश्चन और भी हमसे जो पूछा गया है,
इसमें बेटा एक क्वेश्चन और भी हमसे इधर पूछा गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। देखिए भाई ये क्वेश्चन हमारे सामने है, लो जी बच्चे, क्या बोला गया, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का 16.3 का कॉन्सेप्ट है, कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। अच्छा देखो बेटा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। और ये जो प्लेन है बेटा, देखो जब हम किसी प्लेन की बात करते हैं, ये कोई प्लेन है, प्लेन पे देखो याद रखिए, प्लेन पे हमेशा नॉर्मल भी होता है और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ए, बी और सी होते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा प्लेन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट 1, 2, -1, इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट भी है 1, 2 एंड -1, ठीक है। अब क्या बोला गया, ये जो प्लेन है ये क्या, ये पैरेलल है किसके, दिस प्लेन इज पैरेलल टू अ लाइन, ये जो लाइन है ये प्लेन पैरेलल है उस लाइन के, प्लेन उस लाइन के पैरेलल है, तो ये जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा भाई, ये बात ठीक है। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की बात करी जाए तो देखो डायरेक्शन रेशियो में ये वाला वेक्टर बताता है 2, -3, 2, 2, -3 एंड 2, ये बेटा इसके हो गए डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। चलो इसको रहने देते हैं यार, ऐसी इस पे ही फिर देखो एक लाइन और भी है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि ये हाथ है, ठीक है, और ये हाथ है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। मैं इस हाथ को क्या बोलते हैं, मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखो ये और ये अभी भी दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे भाई, ठीक है। तो 3D है भाई, है ना। ऐसी एक लाइन और हो सकती है जो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, बट इसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 1, -3, 1, 1, -3 एंड 1, 1, -3 एंड 1। तो बच्चों अब जो है हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो देखो ऐसा है ना, प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है बेटा क्या, a x - x1 b y - y1 c z - z1 इक्वल टू में 0। यहां पर a b c होते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, और x1 y1 z1 होता है प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी बातें, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ये सब बातें भाई मैंने 3D में एक्सप्लेन कर रखी हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को बेटा, ये वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा 2 पार्ट्स में बेटा, मैंने 3-3 घंटे की वीडियोस डाल रखे हैं, उनको देखिएगा बेटा, सब समझ में आएगा। बाकी भी एक फ्रेश रिकॉर्डिंग भी कुछ दिनों में आपको चैनल पे दिखने वाली है भाई, ठीक है। सो देखिए अब ऐसा है ना, हमारे पास a b c तो मुझे भी नहीं मालूम, मुझे नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो चाहिए, बट मुझे x1 की वैल्यू मालूम है 1, मुझे y1 की वैल्यू मालूम है 2 और मुझे z की वैल्यू मालूम है कितना, -1, ठीक है, इक्वल टू में रहेगा 0। अब देखिए हम करेंगे क्या ना, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो इस पे परपेंडिकुलर है, 2 लाइन्स आर पैरेलल टू प्लेन, so 2 lines will be perpendicular to normal of the plane। प्लेन का जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, और जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उस सिचुएशन में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। तो a इंटू 2 2a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0, और ऐसी a इंटू 1 माइनस 3b प्लस c इक्वल टू में 0। तो इतना होता है बेटा। तो इसको अब सॉल्व करने का एक तरीका था, हम a लिखते हैं, हम b लिखते हैं, हम c लिखते हैं, उसके बाद बेटा अब देखिए a है, इस a को छोड़ दो, -3 2 -3 2 -3 1 -3 1 -3 को लिखना है, 2 1 को लिखना है, 2 1 पे खत्म हुआ, 2 1 से शुरू, b वाले पार्ट को छोड़ दो, 2 1 लिख दिया, अब लिखेंगे 2 1 2 1, ठीक है।
2 1 दोबारा से बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया भाई। ओके, इसके बाद जो है ठीक है ओके, फिर अब 2 1 पे खत्म हुआ तो 2 1 से ही शुरू कर देंगे इसको हम लोग, 2 1 से हम यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो देखो सी वाले को छोड़ दो बेटा, सी वाले को छोड़ दो, 2 1 लिख दिया। कॉफिशिएंट की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, कॉफिशिएंट, ठीक है। 2 1 तो -3 और -3 एंड -3, इस चीज को दोबारा से देखना एक बार। ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, ए वाले पोर्शन को छोड़ दो तो -3 2 1 -3 2 1, 2 1 पे खत्म, 2 1 से शुरू, ठीक है। अब जो है अब बी वाले को छोड़ दो, 2 1 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, अब इस 2 1 को लिख लो, देखो लिख दिया। फिर 2 1 पे खत्म, 2 1 से शुरू। अब इस सी वाले को छोड़ दो, 2 1 में ऑलरेडी 2 1 इसको छोड़ दो बेटा, इसको छुपा दो, 2 1 में ऑलरेडी लिख चुका हूं, आगे क्या है -3 एंड -3 तो हो रहा बेटा, ठीक है। सॉल्व करो बेटा इसको, यहाँ पे बनेगा -3 + 6 2 -2 -6 + 3 -6 + 3 ए के अपॉन में 3, बी के अपॉन में 0 और सी के अपॉन में -3। सो देखो बेटा ए, ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये हमारे लिए ए है, ये बी है और ये हमारे लिए माइनस का, ये हमारे लिए सी हो गया बेटा। तो सॉल्व करेंगे 3x - 3, ये पूरा गायब, -3z -3 = में 0। सो 3x - 3z पूरे को डिवाइड कर लो 3 से, x - z = में 2, और इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो r डॉट i - k = में 2, ठीक है। तो जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा होगा यार, जिसने ये चीज पहले पढ़नी रखी होगी ना, तो बड़ा ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये उसी के लिए बेहतर वीडियो है भाई जिसने पहले इस पूरे चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा यार, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि भाई पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ो। मेरे इस चैनल पे बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, जो 3D वाली वीडियो है वहीं पर ही भाई मैंने ये सब चीजें समझा रखी है यार। जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ सब मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है। तो वो सब आपको इस चैनल पे ही मिलेगा, सब चीजें बता रखी है भाई मैंने उसमें, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि यार मेरे उस पर आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, बस मैं क्वेश्चन कराने में लगा हूँ, कॉन्सेप्ट भी है क्वेश्चन भी है यार, ठीक है। सो ये होता है बेटा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी स्टार्ट हो गया भाई। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है यार। सेक्शन सी में बेटा हमारा ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है और प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है यार बच्चों, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मॉडुलस दे रखा है बेटा, मॉडुलस देखो हमारे पास है x³ है -3x² है प्लस का 2x है, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें करना है -1 से लेकर 2 तक का, -1 से लेकर 2 तक का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ इस पूरे में x कॉमन ले लो, पूरे में से x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा कितना x² -3x + 2, इसको = 0 पुट करो, ये इसके फैक्टर बनाएंगे तो x - 1 एंड x - 2 बन जाएंगे, x² - 2x - x - 3x = 0। x की एक वैल्यू आ रही है 0, x की एक वैल्यू आ रही है 1 और x की एक वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। अब देखो बेटा ऐसा है ना, 0 तो यहाँ बीच में होगा, 1 बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ और 2 ऑलरेडी उधर वो लिखा हुआ है। अब देखिए ऐसा है ना, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर सोच लो बेटा, 1 और 2 के बीच में, ये वेविकर मेथड लग रहा है। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचिए भाई, तो आप बोलेंगे 1.5 होता है, 1.5 पॉजिटिव, 1.5 - 1 पॉजिटिव, 1.5 - 2 ये नेगेटिव, 1.5 पॉजिटिव है, 1.5 - 1 पॉजिटिव है, 1.5 - 2 नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसका आंसर आएगा नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, चाहे तो चेक करके देख लो, 0 और 1 के बीच में 0.5 पॉजिटिव, 0.5 - 1 नेगेटिव, 0.5 - 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, आंसर कैसा रहेगा पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आंसर होगा भाई। देखो -1 से 0 के बीच में आप देख सकते हैं -0.5, -0.5 नेगेटिव, -0.5 - 1 नेगेटिव, -0.5 - 2 ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव मिलके आंसर क्या बनाएंगे नेगेटिव। तो अब आपने करना क्या है ना, इंटीग्रेशन करना है -1 से 0 तक का, -1 से 0 तक क्या रहेगा बेटा, ये x³ - 3x² प्लस में 2x है ना, इसके बाहर लगाएंगे माइनस, फिर 0 से लेकर 1 तक यहाँ रहेगा x³ - 3x² प्लस 2x, ऐसी फिर -1 से लेकर 2 तक,
1 से 2 तक एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2x। तो देखो सॉल्व करेंगे भाई, ये बनेगा क्या, x की पावर 4 बटे 4 माइनस 3x का क्यूब अपॉन में 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ओनली मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्यूब, और 2x स्क्वायर बाई 2 ओनली रहेगा एक्स स्क्वायर। बाहर माइनस भी है बेटा, माइनस को अगर मैं अंदर भेज देता हूँ तो ये माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ रहेगा 0, इधर रहेगा -1, ऐसे ही प्लस एक्स की पावर 4 बटे 4 एक्स का क्यूब और इधर रहेगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ रहेगा 1 से 0, देन और एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर 2 से 1, और माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूँ तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो बेटा वैल्यूज पुट करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0 रख दो तो रहेगा 0। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे -1 पुट करना है, तो -1 की पावर में 4 -1/4 -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर 1 होता है, बट बाहर माइनस है तो ये -1। ऐसे इसकी बात करेंगे 1/4 -1 + 1। ऐसी अब इसकी बात करते हैं, माइनस में 2 की पावर 4 विल बी 16, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 की पावर में 4। अच्छा एक मिस्टेक मैंने यहाँ कर दी, अपॉन में 4 नहीं लिखा, ये 2 की पावर 4 आपने लिखा 16/4, 16/4 बेटा हमारा बनेगा 4, ठीक है। माइनस में 4 8 -4, ठीक है। अब ऐसी -1/4 + 1 -1, तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा हमारा, यहाँ पर 1/4 प्लस का 2 1/4 ये तो कट गया, 4 -4 ये पूरा भी 0 बन गया, वहाँ पर बेटा प्लस का 1/4 वो 0 बन गया। अब देखिए 1/4 1/4 1/4 3/4 प्लस में 2, 4 दूनी 8 और 3 11 बटे में 4। सो 11/4 जो बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन का बन रहा है आंसर। यहाँ पर ये होता है समाप्त। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में देखिए बेटा, 12 में देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्वेश्चन नंबर 12 देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है और मैं इसका फर्स्ट पार्ट कराऊंगा भाई। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है बेटा, चैप्टर 8 का क्वेश्चन बेटा हमारे सामने आ रहा है। देखिए क्या बोला गया है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x + y = 2 एंड y² = x एंड द x एक्सिस। ठीक है, तो देखिए बेटा ऐसा है, ये समझ लो, देखो ऐसा है यार, x + y = 2 की बात करूं तो देखो x0 तो y2, y0 तो x2, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बन गया हमारा x + y = 2। फिर y² = x है बेटा हमारे पास, y² = x, तो ये आपका कुछ इस तरह का पैराबोला बन जाएगा, ये आपका ये इस तरह का आपका पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, फिर x एक्सिस भी दे दिया इसने, तो थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको यार, ये ना आपको वरना फिर समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी मुझे। ये बन गई लाइन, ठीक है, ये हमारा हो गया पैराबोला। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x एक्सिस y² = x, यानी कि y² = x का मतलब क्या है, y = √x। यहाँ पे y का मतलब क्या है, 2 - x। ठीक है, ये जो पॉइंट है दिस इज 2, 0, ये पॉइंट है 0, 0, ये पॉइंट बेटा हम लोगों को निकालना पड़ेगा। हमें जो एरिया चाहिए, भाई वो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए बेटा, ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया बेटा हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा देखो ऐसा ना, पहले आप लोगों को यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि x किसके इक्वल है। तो भाई लोग उसके लिए एक काम करेंगे, हम
यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और यहाँ पे वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों को कर रहा हूँ इक्वेट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे y जो है वो 2 माइनस एक्स के इक्वल है और वहाँ पर y जो है वो रूट एक्स के इक्वल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बेटा, ये बन जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 4x इक्वल टू में x, और उसके बाद बेटा ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0, x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से बेटा यहाँ से x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और x की एक वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई है 4। तो x की वैल्यूज़ बेटा हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, x की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। ओके, सो x की एक वैल्यू आ रही है 1, x की एक वैल्यू आ रही है 4, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 1, ये जो इसकी वैल्यू आएगी बेटा ये आ जाएगी 1। ठीक है, सो इतना हमारा होता है बेटा। अब जो है बेटा, अब जो है देखो 1 है, 4 जो है ना, 4 क्यों आया, जब मैं इसको आगे तक एक्सटेंड करूँगा तो वहाँ पर जो इसको मिलेगा बेटा, वहाँ पर x की वैल्यू आपकी 4 होगी यार। ठीक है, मैं 1 को एक्सेप्ट कर रहा हूँ बस। ठीक है, सो x इक्वल टू आ गया 1 आ जाता है बेटा। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि एरिया निकालना है, तो 0 से लेकर 1 तक आप इस पैराबोला को इंटीग्रेट कर लो। 0 से लेकर 1 तक पैराबोला यानी y इक्वल टू ले लो रूट एक्स, प्लस इस 1 से लेकर इस 2 तक आप इस लाइन को इंटीग्रेट कर लो। 1 से लेकर 2 तक लाइन में y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, इंटीग्रेट करेंगे x की पावर 3/2 3/2 1 0, 2x माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 2 1, 2/3 1 माइनस 0, 2x 2 इंटू 2 4, 2 का स्क्वायर 4 4/2, 2 माइनस में 1/2 बन जाएगा 2/3, 4 में से 2 गए 2, 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2। ठीक है, और 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 4 6 दूनी 12, 3 3 9, 12 4 16, 16 से 9 गए 7/6, 7/6 बेटा ये जो इस क्वेश्चन का हमारा आ जाता है आंसर। ठीक है यार, सो ये भी होता है बेटा। अब ऐसे ही भाई इसमें और कुछ भी है, अरे यार इसमें एक पार्ट और भी है, इसका देखो सेकंड पार्ट देखो। ये देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें हमारे पास इधर आ रहा है भाई, इधर हमारे पास आ रहा है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस में बेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। सो चैप्टर 8 का ही देखो बेटा, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया आप लोगों को, कह रहा है कि y जो है वो 0 से बड़ा हो, कह रहा है y जो है वो √3x से छोटा हो, और कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा हो। अब देखो इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, y इक्वल टू है √3x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। देखो आपको मैं बता दूं, ये है y इक्वल टू 0, ये है x एक्सिस, ये है सर्कल और ये है लाइन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन लीनियर है भाई, पूरी लाइन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सेम, सर्कल, y इक्वल टू 0 तो भाई x एक्सिस होता ही है यार, है ना। तो अब देखिए ऐसा है ना, हमारे पास बेटे एक सर्कल है, अरे 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 एक सर्कल है भाई, और सर्कल है तो भाई अब जो लाइन भी होनी चाहिए यार, ये लाइन हो गई इस तरह से, लो जी सर। अब लाइन जो हमने बनाई है ना यार, सर्कल जो हमने बनाया उसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है, सेंटर इसका 0 0 है और रेडियस इसकी 2 है बेटा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। ठीक है, और देखो ऐसा है ना, ये जो 0,0 है, क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या x की जगह 0 और y की जगह 0 रख के आंसर 4 से छोटा आता है, आप बोलेंगे यस, इसका मतलब हमें सर्कल के अंदर रहना है, अंदर, क्योंकि अंदर का पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ऐसे ही y इक्वल टू √3x, x 0 तो y 0, लो भाई x 1 तो y √3, ये ऊपर यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये लाइन आपकी ना कुछ इस तरह से बढ़ा जाएगी, ये आपका बन गया y इक्वल टू √3x। सर्कल में क्या था, सर्कल में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और y इक्वल टू आ जाएगा
4 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया। अच्छा अब देखो इस साइड शीट करना है या उस साइड शीट करना है, तो देखो एक बात इसने और बोली हुई ना y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, तो ये तो ऑब्वियस है यार, ये यही वाला हिस्सा चाहिए होगा। ठीक है, ये ऑब्वियस है भाई। ठीक है, बट स्टिल जो चेक करना चाहें आप एक पॉइंट ले लो 2,0, 2,0, जरा y की जगह पर 0 रखो और x की जगह पर 2 रखो, क्या वो 0 से ज्यादा है? आप बोलेंगे यस। क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप बोलेंगे यस। इसकी तरफ, इस लाइन के जो सॉल्यूशन है वो इस तरफ है, सर्कल के सॉल्यूशन अंदर की तरफ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस हिसाब से हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हिस्सा चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन बेटा हम लोग को यहाँ पर चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए तो अब कैसे निकाला जाए भाई? तो बेटा सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये चेक करो x की वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास देखो y जो है वो √3x भी है, और सीधा ये वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 3x स्क्वायर, दिस इज 4x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर x की वैल्यू -1 होगी, तो मुझे -1 का क्या लेने देना, मैं 1 को यूज़ करूँगा ना यार। तो देखो एरिया चाहिए हमें, एरिया तो 0 से लेके 1 तक लाइन, 0 से लेके 1 तक लाइन, लाइन में क्या है √3x, फिर 1 से लेके 2 तक सर्कल, 1 से लेके 2 तक हमको लेना है सर्कल, और सर्कल में बेटा सर्कल में y की वैल्यू निकल गई है कितनी, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं अगली शीट पे ले जाता हूँ यार, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी समझाने में वरना। अब देखिए बच्चे ऐसा है, √3 है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 0, और ये 7.7 का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, x बाई 2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, यहाँ रहेगा 2 से लेकर 1। अब देखिए x की जगह पुट कर लो 1, फिर 0, x की जगह 2 रखेंगे बेटा, तो 2 बाई 2 और 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 बन गया, 4 बाई 2 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 रहेगा 1 माइनस, अब 1 बाई 2 4 माइनस 1 √3 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2, यहाँ हमारे पास आएगा बेटा √3 बाई 2 साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2, √3 बाई 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 यानी कि पाई बाई 6। ओके, सो यहाँ √3 बाई 2 से √3 बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल पाई, ये बन जाएगा पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई, ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3। सो ये जो है बेटा ये हमारे इस क्वेश्चन का बन रहा है आंसर, ये भी होता है समाप्त। बढ़ेंगे अब अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आता हुआ 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, और ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 लो जी बच्चे, कहता कि find the foot of the perpendicular from the point, find the foot of the perpendicular from the point 1 to 0 upon the plane। कह रहे कि नीचे ना कोई प्लेन है, कि इस प्लेन से बेटा हम जब इस प्लेन पर बच्चे जब हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो उस परपेंडिकुलर के जो फुट होंगे उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स भी तो होंगे ना, कोऑर्डिनेट्स। वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, हम लोग ये जानना चाहते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी बेटा, हम ये जानना चाह रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो देखो प्लेन की क्वेश्चन भी हमें दे रखी है। प्लेन की क्वेश्चन बेटा हमारे पास कितनी, ये है x माइनस 3y प्लस में 2z इक्वल टू में 9। ठीक है, हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन, डिस्टेंस भी फाइंड करो। ओके, तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो ऐसा है ना, सबसे पहले तो देखो प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, प्लेन की क्वेश्चन को देखकर बताओ नॉर्मल जो होता है नॉर्मल n वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे नॉर्मल होगा i माइनस 3j प्लस 2k, 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, ये नॉर्मल है, यानी कि ये हमारा बन गया नॉर्मल, ये आ गया i माइनस 3j प्लस में 2k। अब मैं आपसे बोलूँ ये जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में a b c। तो देखो 1 है 2 z माइनस 0 अपॉन में a b c, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, इसको इक्वल टू रख लो लैम्डा। सो यहाँ से x की वैल्यू 1 x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा रख लो, तो 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू आएगी माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा। तो ये जो x y और z की वैल्यू निकली है बेटा, इनको वहां पुट कर दो उस प्लेन में। प्लेन क्या था भाई, प्लेन, इसको हटाओ यार यहाँ से, ये तो आप समझ चुके हैं ना, नॉर्मल। सो प्लेन x की जगह पर बेटा लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 1, y की जगह पर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, माइनस 3 लैम्डा प्लस में 2, और z की जगह पर बेटा 2 लैम्डा, ये आ जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू में 9। सो लैम्डा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू 3 9 लैम्डा, ये माइनस में रहेगा 6, 9 लैम्डा माइनस में 6 प्लस में रहेगा 4 लैम्डा इक्वल टू 9, 4 9 13 और 1 14 लैम्डा, 1 माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 14, लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 1, लैम्डा आ गया 1। हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए f, तो जो लैम्डा 1 निकला उस 1 को यहाँ पर पुट कर लो, 1 प्लस 1 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 और 2, लो भाई लो f निकल गया, पहला पार्ट हो गया। फिर इसने बोला कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी निकालो ना, पी एफ भी निकालना है। तो ठीक है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है भाई मैं बता रहा हूँ ना, 3D चैप्टर बेटा मैंने पूरा एक्सप्लेन किया 2 पार्ट्स में, 3-3 घंटे की बहुत बड़ा चैप्टर है, तो 2 वीडियो बनानी पड़ी है भाई मुझे उसके लिए। आप वहां से देखेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखेगा यार, ठीक है, तो पढ़ना बेटा जरूर। 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा कितना 1 9 एंड 4, ये बन जाएगा रूट 14। डिस्टेंस ऐसे भी निकल सकती थी, और डिस्टेंस निकालने का एक तरीका और होता है कि जहाँ से भी डिस्टेंस निकालनी है, हमें उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है ना, तो उस पॉइंट को यहाँ पुट कर लो। ये हमारा बन जाएगा x की जगह 1, y की जगह 2, z की जगह पर 0, माइनस में 9 और अपॉन में रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। सो 1 माइनस 6 माइनस 5 और माइनस 9 माइनस 14, 9 4 = रूट 14। सो रूट 14 बट हमारा आंसर तब भी वही आएगा यार। तो ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन निकालने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, हम वो भी लगा सकते थे, और सीधा बेटा मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस भी सीधा ही निकाल सकता था। तो ये भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ, और अब रह गया बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास, ये केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आया है, और देखो इंश्योरेंस कंपनी का बोर्ड इन्होंने लगा रखा है यार, ठीक है, ओके। फिगर 3, इसको मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर ले आता हूँ, क्वेश्चन को बेटा मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ, ठीक है। जहाँ तो मुझे लग रहा है बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है, बेस थ्योरम में ही केस स्टडी बन सकती है। पढ़ेंगे क्वेश्चन को भी ना, पहला पार्ट देखेंगे। दो नंबर का बेटा पहला पार्ट है इसका। ओके, पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को।
पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन को, क्या बोला गया, कह रहे कि एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। ठीक है भाई, द कंपनी स्टैटिस्टिक्स शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन अ फिक्स्ड 1 year पीरियड विद प्रोबेबिलिटी 0.6। भाई एक्सीडेंट होगा, चांसेस क्या है 0.6, वेयर एज दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.2 फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन। ठीक है भाई, दो प्रकार के लोग हैं भाई, कुछ एक्सीडेंट प्रोन है और कुछ एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। और जो एक्सीडेंट प्रोन है, देखो एक्सीडेंट उसका भी हो रहा है, ठीक है, हो सकता है भाई, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना यार, ठीक है, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.6 हैं। और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है बच्चों, उसके जो यहां पर एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो 0.2 है यार। तो देखिए बेटा, अब क्या बोला गया, द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। ठीक है भाई, देखो जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें 20% कैसे हैं, दे आर एक्सीडेंट प्रोन, इनके चांसेस जो है ना एक्सीडेंट के वो ज़्यादा हैं। तो समझ जाओ, बाकी के 80% क्या है, नॉट एक्सीडेंट प्रोन, इनके एक्सीडेंट के चांसेस कम है भाई, ठीक है ना। ओके ठीक है, अब जो एक्सीडेंट प्रोन है एक्सीडेंट उसका भी होगा, और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उनका भी एक्सीडेंट होगा, कभी ना कभी हो सकता है। ठीक है, अब बोला गया ना कि एक्सीडेंट प्रोन बंदे के एक्सीडेंट होने के चांसेस इज 0.6, ठीक है, और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उसके चांसेस 0.2 है। बेटा आपको याद आ रहा होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है E1, दिस इज E1, किसी इंसान का एक्सीडेंट प्रोन होना, दिस इज E1, दिस इज E2, ये हो जाएगा A/E1, ये हो जाएगा A/E2। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, एक्सीडेंट होगा विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। अब मुझे ये बताना है कि ये जो हमारी जो कॉमन इवेंट है ए, पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, तो कॉमन इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या है भाई, देखो दोबारा पढ़ो, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। हमें ये नहीं बताया कि वो एक्सीडेंट प्रोन है या नहीं है, बस ये पूछ लिया गया हमसे कि भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस बताओ। तो बच्चों मैं बोलूंगा भैया कि कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछी गई है, और कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला है E1 A/E1 E2 A/E2, और E1 यानी कि एक्सीडेंट प्रोन होना, दे आर 20%, 20% ही है ना यार, 20 और 80, हाँ ठीक है ओके। और इसमें प्रोबेबिलिटी है 0.6, इसको 6/10 लिख लेते हैं, यहाँ पे है 80%, यहाँ पे 2/10 लिख लेते हैं, 2 क्योंकि 0.2 था ये, ओके। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, ये बन जाएगा 6 दूनी 12/100, 8 दूनी 16/100, 16 और 12 28, और इसका आंसर आ गया बेटा 0.2। एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो 0.28 है बेटा। सो ये हमारा एक पार्ट का आंसर निकलता है। फिर बोलता है बेटा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कहता है बच्चे, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, यहां पर देखो बेटा क्या बोला गया है, कह रहे कि सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, नाउ परचेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी इज अ एक्सीडेंट प्रोन। अब ये बताओ कि वो जो बंदा था वो एक्सीडेंट प्रोन था यानी E1 था, इसके चांसेस बताओ। ये बेटा हमसे यहां पर पूछ लिया जाता है। तो बच्चों मेरे ये बेस थ्योरम आ गई, पीछे जो पूछा गया ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, दिस इज बेस थ्योरम, ओके। सो देखिए इसका फॉर्मूला है ना बेटा E1 A/E1, और अपॉन में ये पूरी चीज आ जाती है, यानी कि E1 A/E1 E2 A/E2। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा, 20/100
6/10 और इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो ये बन जाएगा 28 के बट्टे में 100। ये हो गया कैंसिल, 6 दूनी 12 और अपॉन में 28, आंसर आ गया 3/7। तो बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों हम लोगों ने ये पूरा जो है टॉपिक, पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर करवाया, पूरा जो हमने पेपर है वो हमने इधर सॉल्व कर लिया भाई, ठीक है। बाकी आप जो है इस पेपर को आप लोग भी बेटा डाउनलोड कर सकते हैं और इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं यार। ये जो ऐसा हमने अभी एक पेपर सॉल्व किया बच्चों, आपके एग्जाम टाइम आने दो। मैंने टर्म 1 में भी आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, हर चैप्टर के बेटा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। मैंने 3-4 सैम्पल पेपर अलग से आपको लाइव आगे सॉल्व करवाए थे और 2-3 पेपर बेटा मैंने आप लोगों को विद्याकुल एप्लीकेशन पे भी सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो इस बार टर्म 2 में भी भाई तैयारी हम इसी तरह से करने वाले हैं। मेरे सभी इस चैप्टर के जितने भी चैप्टर क्लास 12 के, 11th के, 10th के, वो सब इस चैनल पे मौजूद हैं। पुराने वीडियोस भी हैं, नए भी आ रहे हैं लगातार, ठीक है। तो आप बेटा उसके थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। साथ साथ भाई विद्याकुल एप्लीकेशन पे बेटा आप लोगों को इस तरह के कई सारे पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और वहां पर बेटा आपको सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, बाकी सभी के पेपर बेटा वहां पे देखने को मिलेंगे यार। तो आप वहां पर भी बेटा आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी बेटा आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं यार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों मेरा टेलीग्राम का चैनल, उसका लिंक दिया गया है, विद्याकुल का भी लिंक दिया गया है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। आप यहाँ पर बेटा मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं यार, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे बेटा अब आप लोगों से सीधा अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।